हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट परचम क्लासेस। आज की क्लास में हम नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी कर रहे हैं। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन जिस समय हमारा संविधान बना था उस समय से ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं थी। इसको बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग मिली थी। तो पहले ये कैसी बॉडी थी और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या होती हैं, उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। लास्ट सेशन में हम लोगों ने जब यूपीएससी एसपीएससी ये किया था शेड्यूल से पहले, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, रक्षाबंधन वाले दिन हमने किया था, वो भी जितनी भी थी वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी। ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता क्या है ये समझिए। कोई भी ऐसी बॉडी जिसका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, मतलब जिसको कोई ना कोई आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मिला हुआ है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो हम बात कर रहे हैं, नेशनल कमीशन ऑन एससी एंड एसटी, एससी को मिला हुआ है आर्टिकल 338 और एसटी को मिला हुआ है आर्टिकल 338 ए। ठीक है, यानी संविधान में इनको जगह मिल गई। ऐसे ही इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324, ठीक है, ऐसे ही यूपीएससी आर्टिकल 315, यानी कि इनको कोई ना कोई अनुच्छेद, कोई ना कोई आर्टिकल इनको मिला हुआ है, इसलिए हम इनको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं। ठीक है, तो अभी आज की क्लास में हमें नेशनल कमीशन ऑन एससी एंड एसटी करना है। पहले एक ही कमीशन था ये, बाद में इनको अलग अलग सेपरेट किया है, बाइफरकेट किया है। ठीक है, बट आगे बढ़ने से पहले हम पहले करंट अफेयर रफ्तार के बारे में जानेंगे। परचम क्लासेस का एक इनिशिएटिव है करंट अफेयर रफ्तार, जिसमें बड़ी रफ्तार से आप अपनी तैयारी कर सकते हो, यानी बहुत क्विक रिवीजन आप अपनी कर सकते हो। ये जितनी भी थीम्स आपको दिखाई दे रही है, जनवरी 2023 से जून 2023 की जितनी भी करंट अफेयर हैं, उनकी हेडलाइंस आपको एक ही जगह मिल जाएगी। कुछ कोर्सेज हमारे चल रहे हैं, जैसे एसएससी जनरल अवेयरनेस का कोर्स चल रहा है, एक एसएससी इकोनॉमी का, एसएससी पॉलिटी का। ये कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो बिल्कुल अपडेटेड कोर्स हैं और आपको बिल्कुल जीरो से हाई लेवल तक की तैयारी आपको करा देंगे। चाहे आपको प्रीलिम्स देना है एसएससी सीजीएल का, चाहे आपको मेंस देना है। ठीक है, तो ये सारे जो कोर्सेज जो मैंने अभी आपको बताए हैं, ये उनके लिए बेनिफिशियल है। अभी एसएससी मेंस आ ही रहा है, आप लोगों को पता ही है। तो अब हम अपनी तैयारी को, अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। देखो, जो नेशनल कमीशन ऑन एससी है वो आर्टिकल नंबर 338 पे है, और नेशनल कमीशन ऑन एसटी जो है वो आर्टिकल नंबर 338 ए पे है। अब मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी कि जब कभी भी इस तरीके से कैपिटल ए, कैपिटल अल्फाबेट्स आपको दिखे आर्टिकल के साथ, इट मींस कहीं ना कहीं संशोधन हुआ है, कहीं ना कहीं अमेंडमेंट करके उस चीज को शामिल किया गया है। तो जो नेशनल कमीशन ऑन एसटी है वो भी कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करके ऐड किया गया है। अब ये दोनों को तो जगह मिल गई संविधान के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इसलिए हमने इनको तो क्या कह दिया, ये तो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। क्या है ये? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, संवैधानिक निकाय जिनको कहते हैं हिंदी वाले एस्पिरेंट्स। नेशनल कमीशन फॉर विमेन, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ये जितने भी कमीशन आपको दिख रहे हैं ये सब स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये सब स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब क्या होता है? ऐसी बॉडीज जिसको किसी आर्टिकल से पावर दी हुई है, यानी किसी ना किसी आर्टिकल के अंदर उनकी पावर लिखी हुई है कि आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ, लेकिन किसी ना किसी एक्ट के अंदर, आई एम सॉरी, आर्टिकल नहीं, एक्ट के अंदर, एक्ट के अंदर वो बातें लिखी हुई है। उदाहरण के लिए जैसे आरबीआई है, आरबीआई को सारी पावर आरबीआई एक्ट 1934 से मिली हुई है। सेबी है, सेबी को सेबी एक्ट 1992 से सारी पावर मिली हुई है। मतलब वो क्या कर सकता है वो सारी बात उस एक्ट में लिखी हुई है। ऐसे ही जितने भी कमीशन आप ये देख रहे हो, फॉर विमेन, फॉर माइनॉरिटी, फॉर बैकवर्ड क्लास, फॉर ह्यूमन राइट कमीशन, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ये जितने भी कमीशन है संविधान में इनका कहीं पर भी कोई नाम नहीं है, लेकिन इनको किसी ना किसी एक्ट के जरिए पावर मिली हुई है। तो ये सारी स्टैट्यूटरी बॉडी है, ऊपर वाली दो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, उसके बाद देखो शुरुआत में क्या हुआ था जब हमारा संविधान बनता है। उस समय आर्टिकल 338 के अंदर, जिस समय हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनता है उस समय आर्टिकल 338 के अंदर प्रेसिडेंट ने क्या किया था, एक ऑफिसर बना दिया था। यानी इसको हमने कहा था स्पेशल ऑफिसर है ये, इसको एक ऑफिसर बना दिया था। ये एक स्पेशल ऑफिसर था जो एससी और एसटी
दोनों के ही प्रोविजंस को देखेगा, दोनों के ही सुरक्षा को, दोनों की ही सिक्योरिटी को, सेफ गार्डिंग को देखेगा, ठीक है। लेकिन बाद में 1967 में क्या किया गया, 1967 में ये ऑफिसर तो कंटिन्यू रहे, लेकिन एक नेशनल कमीशन बना दिया गया, नेशनल कमीशन बना दिया गया एससी और एसटी के लिए। लेकिन अभी भी इसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जगह नहीं मिली थी, एससी और एसटी के लिए इसको अलग से हमने एक कमीशन बना दिया था। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद 1987 में, 1987 में, ये 1967 नहीं था, ये 1970, मैं एक बार ईयर देख लेती हूँ ताकि अपना गलत ना हो जाए कहीं। मतलब आप यहां से देखेंगे, प्रेसिडेंट पहले क्या करते थे, एक स्पेशल ऑफिसर को अपॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। इसकी ड्यूटी क्या होती थी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जितने भी केसेस हैं उन सबको इन्वेस्टिगेट करने की इनकी ड्यूटी होती थी। फिर उसके बाद यहाँ पे ये भी बात लिखी हुई है कि एससी और एसटी का जो ये ऑफिसर है, प्रेसिडेंट अगर चाहे तो अदर बैकवर्ड क्लास का काम भी इनको सौंप सकते हैं, प्रेसिडेंट अगर चाहे तो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का काम भी इनको सौंप सकते हैं। ये बात भी आर्टिकल नंबर 338 के अंदर लिखी हुई थी। 1978 में, 1978 में क्या किया गया, एक रेजोल्यूशन पास किया गया और एक नॉन स्टैट्यूटरी मल्टी मेंबर कमीशन एससी एसटी के लिए बना दिया। मेरी बात को ध्यान से सुनोगे, जिस समय शुरुआत में आर्टिकल 338 बनता है, वहां पे एक ही ऑफिसर, एक ही व्यक्ति था जिसको एससी एसटी के साथ साथ अदर बैकवर्ड क्लास का, एंग्लो इंडियन का, ये सारा काम दे दिया गया, ठीक है। उसके बाद होता क्या है, बाद में एक रिजोल्यूशन पास होता है 1978 में, एक रिजोल्यूशन पास होता है। और क्या किया गया इस रिजोल्यूशन के अंदर, जो ये एक ऑफिसर था इसको मल्टी मेंबर बना दिया, यानी मल्टी मेंबर कमीशन बना दिया था। मतलब एक से ज्यादा मेंबर्स इस कमीशन के अंदर बिठा दिए। पहले केवल अकेला एक ऑफिसर होता था, फिर मल्टी मेंबर कमीशन बना दिया ऑन एससी एंड एसटी, मतलब बहुत सारे पर्संस जो हैं इस कमीशन के अंदर इंक्लूड कर दिए 1978 में एक रिजोल्यूशन लाके। लेकिन अभी इसके लिए कोई कानून नहीं बना था कि ये कमीशन क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। आर्टिकल 338 के अंदर सिर्फ एक ऑफिसर की बात की गई थी, सिंगल ऑफिसर की। 1978 में रेजोल्यूशन पास किया और मल्टी मेंबर कमीशन बना दिया, लेकिन अभी इस कमीशन को पावर सौंपी नहीं गई थी। फिर इसके बाद क्या होता है 1978 के बाद, इसके बाद 1987 में फिर से एक रिजोल्यूशन होता है, फिर से एक रिजोल्यूशन होता है। और जो 1987 के अंदर होता है, क्या होता है, एक तो इस कमीशन के काम को मॉडिफाई किया जाता है, कमीशन के काम को मॉडिफाई किया जाता है, यानी कमीशन की जो वर्किंग है उसको मॉडिफाई किया जाता है, ठीक है। उसके अंदर कुछ चेंजेस लेके लाए जाते हैं, मॉडिफिकेशन की जाती है 1987 के अंदर, ठीक है। ये बात हम यहाँ देख लेंगे कि बाद में क्या होता है 1987 में, एक तो इसके फंक्शंस को मॉडिफाई किया गया और इसको नाम क्या दे दिया, इसको नाम दे दिया, पहले क्या था, ये मल्टी मेंबर कमीशन, इस तरीके से नाम दे रखा था। अब इसको नेशनल कमीशन दे दिया नाम, एससी और एसटी, मतलब जो अपना जो कमीशन बना था मल्टी मेंबर, 1987 में दो काम किए, एक तो इसकी वर्किंग में मॉडिफिकेशन कर दिया, दूसरा इसके नेम में मॉडिफिकेशन कर दिया। पहले ये क्या था, कमीशन फॉर एससी एंड एसटी, पहले सिर्फ इतना था, कमीशन फॉर एससी एंड एसटी। अब इसका नाम बदल के क्या कर दिया था, नेशनल कमीशन ऑन एससी एंड एसटी, नेशनल कमीशन ऑन एससी एंड एसटी। लेकिन अभी भी इस नेशनल कमीशन को कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग नहीं मिली हुई थी, संविधान में इसका जिक्र, इस कमीशन का जिक्र कहीं नहीं था। फाइनली 65 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1990 का पास होता है, और जो ये नेशनल कमीशन था एससी और एसटी का, मतलब कि ये अब जो कमीशन था 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1990 से इस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जगह मिल जाती है और आर्टिकल 338 के अंदर इसको जगह मिल जाती है। ये वही आर्टिकल है जहां पे केवल पहले सिर्फ एक ऑफिसर की बात थी। अब क्या किया गया था, 338 को अमेंड करके उसमें नेशनल कमीशन ऑन एससी एंड एसटी को इंक्लूड कर दिया गया। कुछ समय के बाद क्या होता है, कुछ समय के बाद
89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है 2003 का। और जो ये नेशनल कमीशन था एससी का और एसटी का, पहले एक ही था। अब 2003 में दो कमीशन कर दिए, एक कमीशन कर दिया नेशनल कमीशन ऑन एससी, एक कर दिया नेशनल कमीशन ऑन एसटी। ये काम कब किया? 2003 में ये काम किया। नेशनल कमीशन ऑन एससी आर्टिकल 338 के अंदर रहा गया और एसटी वाला आर्टिकल 338 सब क्लोज ए के अंदर डाल दिया गया। ठीक है। इसके साथ जो मिनिस्ट्री अटैच्ड है वो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। लेकिन इस मंत्रालय के पास काम बहुत हो गया था, इस मिनिस्ट्री के पास काम बहुत हो गया था, जिसके कारण एसटी के लिए अलग से एक और मिनिस्ट्री बनाई गई, ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री। क्योंकि दोनों की प्रॉब्लम्स अलग अलग होती है, एससी वाले लोगों की प्रॉब्लम और एसटी वाले लोगों की प्रॉब्लम्स अलग अलग होती है, दोनों का डेवलपमेंट अलग अलग तरीके से होता है, तो दोनों की मिनिस्ट्रीज को भी अलग अलग कर दिया गया। तो अगर मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग या मैं इसके इवोल्यूशन की बात करूं, तो शुरुआत में आर्टिकल 338 के अंदर केवल एक सिंगल ऑफिसर था, सिंगल स्पेशल ऑफिसर था, और कोई भी नहीं था जो एससी एसटी के लिए काम करेगा, फॉर एससी एंड एसटी। और इस सिंगल ऑफिसर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते थे। बाद में क्या होता है, 1978 के अंदर एक रिजोल्यूशन लाया गया और उस रिजोल्यूशन के अंदर क्या किया जाता है, उस रिजोल्यूशन में इस ऑफिसर को तो कंटिन्यू रखते हैं, लेकिन सिंगल से इसको मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया। अब एक ही व्यक्ति नहीं रहेगा, मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया। ठीक है। 1987 में 1987 में दो काम किए जाते हैं। एक तो जो है मल्टी मेंबर बॉडी थी, इसको नाम दे दिया गया, इसको नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया? नेशनल कमीशन ऑन एससी एंड एसटी। एक तो ये नाम दे दिया, और दूसरे इसके वर्किंग के अंदर मॉडिफिकेशन कर दिए, इसके वर्किंग में मॉडिफिकेशन कर दिया। ठीक है, इसके वर्किंग में मॉडिफिकेशन कर दिया। अब इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग देंगे हम। कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग कब मिली है इसको? 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1990 से, जो नेशनल कमीशन ऑन एससी एंड एसटी है, इसको आर्टिकल 338 के अंदर जगह मिल जाती है। ठीक है। फाइनली 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास होता है 2003 का, और ये नेशनल कमीशन ऑन एससी ये अलग हो गया आर्टिकल 338 में, और नेशनल कमीशन ऑन एसटी ये आर्टिकल 338 ए के अंदर अलग हो जाता है। तो ये इस स्लाइड से आपको इसके सारे इवोल्यूशन का पता लग जाएगा। आई होप अब इवोल्यूशन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। शुरुआत में मैंने ही आपको शायद थोड़ा सा हड़बड़ाहट में डाल दिया था। ठीक है, तो अब जो है ये आपको क्लियर रखना है। इसके बाद जो ये नेशनल कमीशन ऑन एसटी है, क्योंकि मैंने कहा पहले ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में आते थे, पर इस मिनिस्ट्री के पास वर्कलोड बढ़ता जा रहा था, इसके लिए हमने एक अलग से 1999 में एक अलग से मिनिस्ट्री इंट्रोड्यूस कर दी, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, जिसका काम क्या था कि आपको सिर्फ शेड्यूल्ड ट्राइब की डेवलपमेंट और वेलफेयर का ध्यान रखना है। ये बहुत जरूरी था, क्योंकि जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट थी वो इस रोल को परफॉर्म करने के लिए फिजिबल नहीं थी, वर्कलोड बहुत ज्यादा हो रहा था उनके ऊपर, तो इसलिए ये अलग से मंत्रालय बनाया गया 1999 में। अब ये है नेशनल कमीशन ऑन एसटी, दिस इज एससी एंड दिस इज एसटी, दिस इज 338 ए एंड दिस इज 338, आर्टिकल 338। इसको 2004 से एग्जिस्टेंस में लाया गया। पहले तो कंबाइन था ना, अलग तो 2004 से एग्जिस्टेंस में आया है, क्योंकि 2003 में बाइफरकेट हुआ है और 2004 से एग्जिस्टेंस में आया है। ये भी 2004 से एग्जिस्टेंस में आया है। इसमें एक चेयरपर्सन, एक वाइस चेयरपर्सन और 3 मेंबर होते हैं। इसके अंदर भी एक चेयरपर्सन, एक वाइस चेयरपर्सन और 3 मेंबर होते हैं। ये जितने भी चेयरपर्सन और मेंबर्स होते हैं उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। यहाँ पर भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। इनकी कंडीशन ऑफ सर्विस, टेन्योर, सैलरी सब कुछ प्रेसिडेंट ही डिटरमाइन करेंगे। इनका भी सारी कंडीशन ऑफ सर्विस प्रेसिडेंट ही डिटरमाइन करेंगे। यानी काम बिल्कुल सिमिलर है, स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन ये एसटी की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, वो एससी की। ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंदर आएंगे, वो ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री के अंदर आएंगे। ठीक है, इस बात को याद रखोगे। इसके बाद इनके फंक्शन देखते हैं।
फंक्शन क्या है? ये इन्वेस्टिगेशन करते हैं, मॉनिटर करते हैं जितने भी मैटर्स हैं, जो भी पॉलिसीज आ रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड हैं, जो भी इनको संविधान ने प्रोटेक्शन के लिए बातें प्रोवाइड की हुई है, ठीक है। एससी और एसटी दोनों कास्ट के लिए अलग अलग कमीशन है। नेशनल कमीशन ऑन एससी एससी की डेवलपमेंट की बात कर रहा है, एसटी वाले एसटी की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद कोई कंप्लेंट अगर आ रही है कि हमको डिप्राइव किया गया है, हमको इन अधिकारों से वंचित रखा है, जैसे आज भी आप देखोगे बहुत सारी कम्युनिटीज के अंदर एससी और एसटी के खिलाफ आज भी डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है। तो अगर कुछ ऐसा मैटर है, इनको डिप्राइव किया जा रहा है किसी बात से, तो उन मैटर्स को, उन कंप्लेंट्स को ये देखेंगे, ठीक है। कोई प्लानिंग प्रोसेस है भाई, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कोई प्लानिंग प्रोसेस है, वहां पे ये कमीशन पार्टिसिपेट करता है और एडवाइस करता है कि इनको किस किस तरीके से आपको डेवलप करना चाहिए। प्रेसिडेंट को हर साल ये रिपोर्ट या किस तरीके से आप इनको और ज्यादा सेफ गार्डिंग प्रोवाइड कर सकते हो, प्रेसिडेंट को एक रिपोर्ट सौंपते हैं। रिकमेंड भी करते हैं कि कौन कौन से आप लोगों को किस यूनियन लेवल पे किस तरीके की पॉलिसीज बनानी चाहिए, स्टेट लेवल पे किस तरीके की पॉलिसीज बनानी चाहिए, ठीक है। इनकी प्रोटेक्शन, वेलफेयर और डेवलपमेंट और एडवांसमेंट की सारी रिकमेंडेशन यही देते हैं। अदर फंक्शन कौन से हैं शेड्यूल ट्राइब के, जो शेड्यूल कास्ट के नहीं है, क्योंकि ट्राइब की जो प्रॉब्लम्स है वो शेड्यूल कास्ट वालों से थोड़ी सी अलग है। तो क्या होता है, ये जो शेड्यूल ट्राइब है ज्यादातर फॉरेस्ट एरिया के अंदर रहते हैं और इनको फॉरेस्ट राइट्स मिलने बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। तो जो नेशनल कमीशन ऑन एसटी है, वो इनके माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए, जो भी इनकी लाइवलीहुड डिपेंडेंट करती है उस एरिया के ऊपर, उनसे रिगार्डिंग प्रोविजंस बनाते हैं, ठीक है। जितने भी मिनरल रिसोर्सेज या वाटर रिसोर्सेज है, इनके उन राइट्स को सेफगार्ड करने की बातें करते हैं। फिर उसके बाद जितनी भी इनकी लाइवलीहुड स्ट्रेटजीज है उनको ज्यादा वायबल बनाते हैं। फिर उसके बाद रिलीफ और रिहैबिलिटेशन, जैसे ये ज्यादातर माइनिंग एरियाज के अंदर रहते हैं, लाइक ओडिशा, झारखंड, माइनिंग एरियाज के अंदर ज्यादा रहते हैं। तो जब माइन होगा तो इनको डिस्प्लेस कर दिया जाता है। तो जिस समय डिस्प्लेस किया जा रहा है, क्या इनको रिलीफ दिया है, क्या इनको रिहैबिलिटेट किया है, तो उन सब चीजों का ध्यान भी नेशनल कमीशन ऑन एसटी रखेगा। और क्या करेगा, ये ट्राइबल पीपल को इनकी लैंड से कोई एलिनेट ना कर सके, इनके अधिकारों से कोई एलिनेट यानी अलग ना कर सके, इस चीज का ध्यान रखेगा। फिर इनके सोशल एफॉरेस्टेशन का, कॉपरेशन, इन्वॉल्वमेंट इन ट्राइबल कम्युनिटीज, इन सब चीजों का ध्यान रखता है। जो पीसा एक्ट है, पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरिया एक्ट 1996, क्या वो तरीके से इन एरिया में इंप्लीमेंट हो रहा है, इस चीज का ध्यान रखेगा। और कोई इनके लिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन वगैरह जो भी ये करना चाहते हैं अपने कल्चर को बचाने के लिए, क्या उन चीजों को करने में सक्षम हो पा रहे हैं, ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पे इनका काम होता है, नेशनल कमीशन ऑन एसटी का। फिर ये सारी रिपोर्ट बना के किसको सौंप देंगे, प्रेसिडेंट को सौंप देंगे। प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में रखेगा और कुछ रिपोर्ट्स जो स्टेट की है वो गवर्नर को सौंप देगा, ठीक है। मतलब क्या करते हैं ये, अपनी जो रिपोर्ट्स हैं यानी नेशनल कमीशन ऑन एससी और नेशनल कमीशन ऑन एसटी, ये दोनों क्या करते हैं, अपनी अपनी रिपोर्ट्स प्रेसिडेंट को सौंपते हैं। प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में देंगे और कोई स्टेट कंसर्न वाली है तो गवर्नर को देंगे। गवर्नर उस रिपोर्ट को फिर स्टेट लेजिस्लेचर में लेके जाएंगे। अब इन्होंने जो भी रिकमेंडेशन की है, अगर इनकी रिकमेंडेशन नहीं मानी जाती तो पार्लियामेंट को आंसर करना पड़ेगा कि हम इनकी बात क्यों नहीं मान रहे, ठीक है। आंसरेबल है पार्लियामेंट। इसी तरीके से स्टेट लेजिस्लेचर अगर कोई बात नहीं मान रहा तो इनको भी आंसर करना पड़ेगा कि हम इनकी बात किस वजह से नहीं मान रहे। तो ये इनकी सारी रिपोर्ट का काम होता है। आई होप यहाँ तक आप समझ गए हो। उसके बाद इनके पास पावर्स क्या है। अब ये बहुत सारी कंप्लेंट्स को इन्वेस्टिगेट करते हैं, बहुत सारे मैटर्स को इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो मैंने किसी को जाति सूचक गाली दे दी, या मान लीजिए मैंने क्या किया, किसी के अधिकारों को उनसे डिप्राइव कर दिया, मतलब उनसे उनको किसी को अधिकार नहीं दिए, ठीक है। तो मेरे खिलाफ कंप्लेंट होगी। अब कंप्लेंट में तो पूरा सारा वो एक कोर्ट का सिस्टम हो जाता है। तो ये एविडेंस मंगवा सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने को कह सकते हैं, कुछ एविडेंस, एफिडेविट से एविडेंस जारी करने को कह सकते हैं, ठीक है। किसी भी कोर्ट या ऑफिस से पब्लिक रिकॉर्ड मंगवा सकते हैं।
विटनेस को एग्जामिन कर सकते हैं, सम्मन भेज सकते हैं जैसे एक सिविल कोर्ट भेजता है, ठीक है, या कोई भी वो काम कर सकते हैं जो प्रेसिडेंट इनको सौंप दे। तो ये सब इनकी पावर्स होती है, ठीक है। यहाँ पे मैंने यही कहा हुआ है कि जो ये कमीशन है ये अदर बैकवर्ड क्लास और एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज का भी सेफगार्ड करता है। ऐसी बात आर्टिकल 338 सब सेक्शन 10 में लिखी गई है। अब आज का क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये है, हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन ऑन एससी। मैंने आपको जानबूझ के ऑप्शंस नहीं दिए हैं क्योंकि ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। आपको सर्च करना है कि अभी नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल कास्ट, मैंने शेड्यूल ट्राइब का नहीं पूछा है, मैंने पूछा है नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल कास्ट के चेयरमैन अभी कौन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। और मेरे पास एक एक जो कमेंट है वो कंटिन्यू आ रहा है कि मैम नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन का डिफरेंस बता दीजिए। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उस पे मैं नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन पे वीडियो बना दूंगी, ठीक है। अभी सीरीज चल रही थी तो मुझे इसकी जरूरत ज्यादा फील हुई तो मैंने ये आप लोगों को पढ़ा दिया। अगला नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन। और यूट्यूब पे कभी कभी क्या होता है कि क्योंकि टर्न बहुत देर में आती है हमारी, हफ्ते में 2 वीडियोस मैं आपको पॉलिटी की दे रही हूँ, तो अब जैसे सैटरडे को आ रही है देन ट्यूसडे को आएगी, देन सैटरडे को, देन ट्यूसडे को, तो थोड़ा वक्त लगता है। जो स्टूडेंट्स बहुत जल्दी इसको करना चाहते हैं वो पेड कोर्स में जाके इसको कर सकते हैं, वहां पे सारी चीज ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। और कुछ एक्स्ट्रा ही अवेलेबल है, वहां पे केस स्टडीज वगैरह भी हम लोग करवाते हैं। लेकिन आपको YouTube पे थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा क्योंकि ना केवल पॉलिटी, हमें और भी बहुत सारी चीजें आप तक प्रोवाइड करवानी होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अब मंथली पूरे मंथ के इंडेक्स रैंकिंग, अब रिचा मैम की वो सारी क्लासेस आप लोगों को मिल रही है, फिर हमारा वीकली करंट अफेयर वाला रहता है, तो बहुत सारी और चीजें हमको आपको प्रोवाइड करानी होती है, तो थोड़ा वक्त लग जाता है। थोड़े पेशेंस आप रखना YouTube पे पढ़ते हुए, ठीक है। हालांकि आप लोग बहुत फैंटास्टिक स्टूडेंट्स हो जो मुझे मिले हो इस कम्युनिटी के अंदर, बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स आप लोग हो, बहुत दिल लगा के पढ़ रहे हो और बहुत सारी सिलेक्शन भी ले रहे हो। कमेंट्स आते हैं हमारे पास, मेल्स आती है हमारे पास, हमारा ये क्लियर हो गया वो क्लियर हो गया। तो लगे रहिए, हम लोग आपको सर्विसेज देते रहेंगे। स्पेशली उन स्टूडेंट्स को जो पेड कोर्सेज अफोर्ड नहीं कर सकते, एटलीस्ट उनकी उतनी तैयारी हो जाए कि वो कोई भी किताब उठा के पढ़े, तो एटलीस्ट उनके बेसिक्स क्लियर हो जाए हमारी यूट्यूब से, ठीक है। तो ये सब चीजें परचम आप लोगों को देता रहेगा, पर थोड़ा सा पेशेंस रखा करो। मैं सारे कमेंट्स पढ़ लेती हूँ। आप लोगों ने शेड्यूल के बारे में कहा था, मैंने शेड्यूल आप लोगों को प्रोवाइड कराए। आप लोगों ने अभी नीति और प्लानिंग के बारे में कहा है, मैं उसको पढ़ चुकी हूँ, नेक्स्ट वीडियो में उसको डाल दूंगी, ठीक है। तो थोड़ा वक्त हमें भी दिया करो आप लोग। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।